अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंदिता के कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सभी की नजरें हर्षवर्धन पर थीं। आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने वो जहरीला पानी पी लिया था। जब पानी पीने के कुछ देर बाद भी हर्षवर्धन को कुछ नहीं हुआ तो आर्यन चौंक गया। वंदिता का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और वो आर्यन की तरफ मुड़ते हुए बोली, तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हें माफ कर करके थक चुकी हूं। तुम इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से चले जाओ, वरना मैं अपने सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें कारागृह में डलवा दूंगी। मगर आर्यन यहां पर हार मानने नहीं आया था, इसलिए वो तुरंत वंदिता की तरफ बढ़ा और उसका हाथ थामते हुए बोला, वंदिता, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने सच में इसे तुम्हारे पानी के ग्लास में कुछ मिलाते हुए देखा था। एक पल के लिए वो पूरी तरह से भूल गया था कि वो यहां पर राजकुमारी वंदिता को मारने आया था, ना कि उसकी जान बचाने। मगर वंदिता अब आर्यन के मुंह से कुछ नहीं सुनना चाहती थी। आज जब उसने आर्यन को अपने कमरे में देखा था तो ना चाहते हुए भी उसके मन में एक उम्मीद जाग गई थी कि शायद आर्यन को उनके बीते लम्हों के बारे में सब कुछ याद आ गया हो। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि आर्यन उसके बचपन के दोस्त पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा था, वो समझ गई थी कि आर्यन यहां पर सही इरादों के साथ नहीं आया था। वंदिता ने तुरंत अपना हाथ आर्यन के हाथ से छुड़ाया और चिल्लाते हुए बोली, मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। इसी वक्त यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा बुरा हश्र होगा। वंदिता कहीं ना कहीं आर्यन को वहां से जाने के लिए इसलिए भी कह रही थी कि अगर धोखे से उसके पिता को पता चल गया कि आर्यन राजमहल में था तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो सिर्फ दोबारा अपना दिल तोड़ने से ही नहीं बचा रही थी, बल्कि वो आर्यन की जान भी बचा रही थी। मगर आर्यन उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से भरी नजरों से हर्षवर्धन की तरफ देखा और उस पर इल्जाम लगाते हुए बोला, तुम भले ही इस वक्त मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रही हो, लेकिन जान लो कि इस आदमी पर विश्वास करके तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रही हो। हर्षवर्धन देख रहा था कि आर्यन वंदिता को किस तरह से उकसाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने तुरंत अपनी तलवार आर्यन की गर्दन पर रखी और तेज आवाज में बोला, मैं इस वक्त तुम्हारा गला सिर्फ इसलिए नहीं काट रहा हूं क्योंकि तुम राजकुमारी वंदिता के करीबी लगते हो। यही आखिरी मौका है, चले जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आर्यन उसकी धमकी सहन नहीं कर पाया और उसने हर्षवर्धन को एक जोर का मुक्का मार दिया। उसके कारण हर्षवर्धन नीचे जमीन पर गिर गया। ये देखकर राजकुमारी वंदिता का मुंह खुला का खुला रह गया। आर्यन के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। उसे वो हर एक लम्हा याद आ रहा था जब उसने हर्षवर्धन को राजकुमारी वंदिता को छूते हुए देखा था। वो उन सभी लम्हों का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने हर्षवर्धन को जमीन से उठने का मौका नहीं दिया और उस पर वार पे वार करने लगा। राजकुमारी वंदिता उसे रुकने के लिए कह रही थी, मगर आर्यन के सिर पर अब खून सवार हो चुका था। वो हर्षवर्धन को मौत के घाट उतारना चाहता था। उसने अपने पहने चाकू को उठाकर हर्षवर्धन के सीने पर निशाना लगाया। वो अगले ही पल उसे मारने वाला था, लेकिन तभी वंदिता ने उसका हाथ थाम लिया और चिल्लाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? इसी वक्त रुक जाओ, ये मेरा दोस्त है। वंदिता के मुंह से ये शब्द सुनते ही आर्यन का दिल न जाने कितने टुकड़ों में टूट गया। उसे तो मालूम भी नहीं था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। उसके हाथ से चाकू जमीन पर गिर गया। वो अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। राजकुमारी वंदिता की नजरों में उसके लिए नफरत के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आर्यन ये बात सहन नहीं कर पा रहा था। राजकुमारी वंदिता तेज आवाज में बोली, मैं तुमसे आखिरी बार कहती हूं, चले जाओ यहां से और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये बात आर्यन के दिल पर जाकर लग गई। उसने तुरंत अपने कदम घुमाए और वहां से जाने लगा। मगर तभी अचानक से हर्षवर्धन अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जमीन पर पड़े चाकू को उठाकर वो आर्यन की तरफ तेज रफ्तार में बढ़ा। राजकुमारी वंदिता चौंक गई और तेज आवाज में चिल्लाई, आर्यन! आर्यन ने जब पीछे मुड़कर देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर्षवर्धन ने चाकू उसकी पीठ में घोंप दिया था।
राजकुमारी वंदिता ने आगे बढ़कर तुरंत हर्षवर्धन को पकड़ लिया। आर्यन नीचे जमीन पर घायल होकर गिर गया। उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकल रही थी। राजकुमारी वंदिता उसके पास जाना चाहती थी, मगर तभी उन सभी को अपने पीछे से जोर की आवाज सुनाई दी। राजकुमारी वंदिता की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो जानती थी कि ये आवाज कुछ और नहीं बल्कि राज्य सैनिकों के जूते की आवाज है। आर्यन ने भी उसकी आवाज सुन ली थी, इसलिए वो घायल अवस्था में ही अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसने एक आखिरी बार राजकुमारी वंदिता को देखा और वहां से चला गया। राजकुमारी वंदिता ने एक चैन की सांस ली। हर्षवर्धन की चील जैसी नजर राजकुमारी वंदिता पर थी, मगर उसके पास और भी जरूरी काम था। उसने राजकुमारी वंदिता की तरफ एक आखिरी बार देखते हुए कहा, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूं। वो आर्यन झूठ बोल रहा था। वो तुम्हें यहां मारने की फिराक में आया था। अगर मैं आज यहां नहीं होता तो शायद कुछ। उसने अपनी बात पूरी नहीं की। वंदिता ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जानती हूं तुम सच कह रहे हो। अब जाओ, अपने कमरे में आराम करो। हर्षवर्धन ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाया और तेज कदमों के साथ अपने कमरे में पहुंच गया। कमरे का दरवाजा बंद करते ही अचानक से उसके पैर कांपने लगे। उसके माथे पर पसीना आ गया। यही नहीं, उसके पूरे शरीर में दर्द उठने लगा। हर्षवर्धन जानता था कि उसने अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए जहरीला पानी पी तो लिया था, मगर उसे जल्द से जल्द इस जहर के लिए कोई औषधि लेनी थी। कमरे में पहुंचते ही उसने तुरंत यहां वहां औषधि ढूंढनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसका चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ गया था। सांस लेना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। वो लड़खड़ाते हुए डेस्क से टकरा कर नीचे गिर गया। उसने बड़ी ताकत लगाकर कांपते हुए हाथ से उस डेस्क को खोला। अचानक से उसकी नजर एक सफेद डिब्बी पर पड़ी। यह डिब्बी उसके पिता ने उसे बड़ी मेहनत के बाद दी थी। इस डिब्बी में एक ऐसी जड़ी बूटी थी जो खाते ही वो किसी भी जहर को नष्ट कर दे। हर्षवर्धन ने ज्यादा समय नहीं बर्बाद किया और तुरंत एक गोली खा ली। कुछ ही देर में उसे ठीक महसूस होने लगा। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और गहरी सांस लेते हुए अंधेरे से भरे कमरे में बोला, हे भगवान, आज तो मैं बच गया। अगर मेरे पास ये दवाई नहीं होती तो आज मैं बहुत बुरी तरह पकड़ा जाता। लगता है अब मुझे जल्द ही आर्यन का खेल खत्म करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ अपनी पीठ पर आए घाव के कारण आर्यन की चाल लड़खड़ा रही थी। वो राजकुमारी वंदिता के कमरे के सामने की खिड़की से नीचे कूद गया था, जिसके कारण उसे और चोट आ गई थी। मगर उसे एक बात समझ नहीं आई कि आज जब उसके पास मौका था कि किसी भी तरह से राजकुमारी वंदिता की जान जाने वाली थी, तो उसने उस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया था, बल्कि उसे तो हर्षवर्धन के साथ हाथ मिला लेना चाहिए था, ताकि वो दोनों मिलकर राजकुमारी वंदिता का खेल खत्म कर दें। अपने दिल में दो तरीके के भाव को पाकर आर्यन बहुत ही कंफ्यूज था, मगर उसके मन में एक बात साफ थी कि उसे राजकुमारी वंदिता के सामने हर्षवर्धन का सच लाना था। इसलिए उसने अपने हाथ कस के मुट्ठी में बांध लिए और प्रण लिया कि वो राजकुमारी वंदिता तक ये सच पहुंचा कर ही रहेगा। चलते चलते वो एक नहर के पास पहुंचा। नहर के पानी से उसने अपने घाव से बह रहे खून को साफ किया। अचानक से उसकी आंखों के सामने रोशनी छा गई। इस बार उसे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। उसने देखा कि उसके सामने एक सुंदर लड़की बैठी हुई है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वंदिता है। वंदिता उसकी तरफ एक बड़ी सी मुस्कान के साथ देख रही है और कह रही है कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो ना? हमारे प्यार को कभी भूल तो नहीं जाओगे? तब आर्यन ने उससे अपना सर ना में हिलाते हुए कहा कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा। अचानक से वो वापस नहर के किनारे आ गया। उसका सिर दर्द से फटने लगा और वो वहीं सितारों की छत के नीचे लेट गया। अब उसे विश्वास हो गया था कि शायद वो सच में अपनी याददाश्त खो चुका है। उसने मन में निश्चय कर लिया कि वो किसी भी हालत में वंदिता को बचा कर रहेगा। अब उसे हर्षवर्धन के इरादे मालूम हो गए थे। अगर उसने एक बार वंदिता को मारने की कोशिश की है
तो वो दोबारा भी ऐसा करने से पीछे नहीं हटेगा। वहीं दूसरी तरफ बिजनौर में आतंक मचा हुआ था। सभी लोग यहां वहां डर के कारण भाग रहे थे। दरअसल राजौर ने बिना किसी ऐलान के अचानक से बिजनौर के ऊपर रात को हमला कर दिया था। सिद्धांत अपने कमरे में सो रहा था जब उसे दर्द भरी आवाजें सुनाई दी। वो जब तक बाहर आया तब तक आधा बिजनौर आग की लपटों में दहक चुका था। यहां वहां राजौर के सैनिक अपने घोड़ों पर घूम रहे थे और हर किसी को मार रहे थे। वो तो ये भी नहीं देख रहे थे कि आखिर उनके भाले की नोक किसके गले में चुभ रही है। आदमी, औरत, यहां तक कि बच्चे भी उनके वार से बच नहीं पा रहे थे। सिद्धांत को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही वो सारे लोग साथ में जश्न मना रहे थे। उसने उनके चेहरों पर खुशी देखी थी। आज वही चेहरे आंसू से भरे हुए थे और अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। अचानक से सिद्धांत को अपनी गर्दन पर एक चाकू महसूस हुआ। उसने तुरंत मुड़कर देखा तो राजौर के एक सैनिक को अपने सामने पाया। उसने तुरंत मुड़कर उस सैनिक को 2 वार में ही चित कर दिया, मगर अब समय हाथ से निकल गया था। अभी अभी सिद्धांत ने बिजनौर के सैनिकों को युद्ध कला सिखाना शुरू किया था, जिसके कारण वो उतने अच्छे से खुद को नहीं बचा पा रहे थे। जैसे ही सुबह की किरण ने बिजनौर की धरती को छुआ, राजौर की सेना अपने आप पीछे हट गई, लेकिन वो अपने पीछे न जाने कितने जख्म छोड़ गई। सिद्धांत इतना नुकसान नहीं देख पा रहा था। वो अपने आप से बहुत निराश था। वो बिजनौर को बचा नहीं पाया था। उसने देखा कि कैसे रोड पर अभी भी बिजनौर की प्रजा अपने परिवार वालों को ढूंढ रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही वो राजमहल पहुंचा, उसने देखा कि कैसे सारे मंत्री उसकी तरफ गुस्से से भरी नजरों से देख रहे थे। वो एक दूसरे के कान में सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से एक की बात को सिद्धांत ने सुन लिया। लगता है राजा जी ने गलत आदमी को चुन लिया। अब हमारा राज्य पहले से भी ज्यादा बर्बाद हो गया। उसकी बात सुनकर सिद्धांत का दिल टूट गया। उसने राजा की तरफ देखा, जो कि उसकी तरफ गुस्से से देख रहे थे। वो अपनी जगह पर खड़े हुए और गुस्से से आदेश देना शुरू किया। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत बिजनौर की रक्षा कर पाएगा? क्या आर्यन वंदिता से मिलने में सफल होगा? क्या हर्षवर्धन का सच वंदिता के सामने आ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।